नमस्ते, आप देख रहे थे ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। औरतें बिना बुर्का पहने घर से बाहर नहीं निकल सकती। उन्हें ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने की इजाजत नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई मर्द उनके पैरों की आहट सुनकर उत्तेजित हो जाए। औरतों को पब्लिक में तेज बोलना मना है, क्योंकि ऐसा करने पर कोई अजनबी उनकी आवाज सुन सकता है। कहते हैं कि किसी भी समाज का बुनियादी सच जानना है तो ये देखिए कि वो अपनी महिलाओं के साथ कैसे पेश आता है। अगर आप वुमेन अंडर तालिबान रूल गूगल करेंगे तो ऊपर बताई दकियानूसी बातों की लिस्ट सामने आ जाएगी। साथ ही सामने आएंगे वो घिनौने वाकया जब तालिबान ने अफगानी औरतों पर जुल्म किए। सड़क पर अकेले निकलने वाली औरत को कोड़े मारे, वो औरत जिसके पिता जंग में मारे गए, कोई भाई, पति या बेटा नहीं। ऐसी औरत घर से बाहर नहीं निकलेगी तो खाएगी क्या? तालिबान के अंतर्गत अफगानी महिलाओं की ऐसी हालत देख दिल पसीज जाता है, खासतौर पर वो अफगानिस्तान जिसने 1919 में पहली बार अपनी महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया था। हैरानी की बात यह है कि स्वघोषित शांतिदूत अमेरिका ने अपने देश की औरतों को वोटिंग का अधिकार 1920 में दिया था। अफगानिस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री सोवियत रूस और तालिबान के अत्याचारों की साक्षी है, लेकिन तालिबान की एक और हिस्ट्री है, इस खून खराबे से पहले वाली हिस्ट्री। वो हिस्ट्री जिसकी गर्त से एक तस्वीर हमारे सामने बार बार आती रहती है। 1972 के काबुल की तस्वीर, जहां 3 लड़कियां मिनी स्कर्ट पहने काबुल यूनिवर्सिटी जा रही हैं पढ़ने के लिए। मिनी स्कर्ट की आजादी से बुर्के की बंदिश का सफर अफगानी महिलाओं के लिए पीड़ादायक था। इतिहास फिर से कट्टरवादी तालिबान को बंदूक के दम पर अपनी कहानी लिखने का अवसर दे रहा है। एक समय महिलाओं को अपने घर की बालकनी में खड़े होने पर सरेआम सजा देने वाला तालिबान अब उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा, ये सोचने की हिम्मत ही नहीं होती। जी घबराता है। साथ ही ऐसे सवाल पर सो कॉल्ड वर्ल्ड लीडर्स, इनकी चुप्पी भी डराती है, जो सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं। इतिहास का बही खाता रखने में इंसान मक्कारी कर सकते हैं, लेकिन कला नहीं। बर्बरता की तमाम कहानियों को उनके पूरे नंगेपन और घिनौनेपन के साथ प्रत्यक्ष रूप से सामने लाने की हिम्मत रखती है कला। कला का ही बड़ा कॉमन सा माध्यम है सिनेमा, समाज को आईना दिखाने वाला सिनेमा। कट्टरपंथी तालिबान के राज में महिलाएं कैसे घुट घुट कर जीती हैं, उनकी क्या व्यथा होती है, ऐसी ही हालात पर कुछ फिल्में भी बनी हैं। आज तालिबान राज में महिलाओं की दुर्दशा का सच दिखाती हैं। 2 फिल्मों से आपको परिचित कराएंगे। सबसे पहली है एस्केप फ्रॉम तालिबान, 2003 की फिल्म। अफगानी लोग बड़े आज़ाद ख्याल के लोग हैं, जान देकर भी अपनी आज़ादी की हिफाजत करने वाले लोग। लेकिन इन लोगों ने औरतों की आज़ादी के मसले को बार बार पैरों तले कुचला है, कभी रिवाजों के नाम पर तो कभी मजहब के नाम पर। इस बर्बरता का सबसे घृणित रूप है तालिबान। 2 दिसंबर 1994 की तारीख, अफगानिस्तान के काबुल शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित गांव। रात का सुनसान अंधियारा, एक औरत लालटेन के सहारे अपनी कहानी लिख रही है। आंखों की नमी कहीं कागज पर लिखी उसकी गाढ़ी कहानी को धुंधला न कर दे, इसलिए एक हाथ कलम पर है और दूसरे से अपने आंसुओं की दिशा मोड़ रही है। इस औरत का नाम है सुष्मिता, भारत के कलकत्ता शहर की रहने वाली सुष्मिता। 1988 में जाबाज से मुलाकात हुई, प्यार हुआ, इतना गहरा कि अपना घर, परिवार और दुनिया छोड़ उसके साथ अफगानिस्तान आ गई, एक नई दुनिया की तलाश में। सपनों की दुनिया जहां सारे रंग वो खुद भरना चाहती थी। दुर्भाग्यवश ये सपना कभी मुकम्मल ही नहीं हो पाया। सुष्मिता बनर्जी एक भारतीय लेखिका थी। एक अफगानी आदमी से प्यार हुआ, उसके वतन जाकर अपनी जिंदगी की नई दास्तां लिखना चाहती थी, जहां प्यार के सिवा कोई रंग ना हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। और उसकी सबसे प्रमुख वजह था तालिबान, जो महिलाओं के मुखर होने का पक्षधर नहीं था। उनके शिक्षित होने से, उन्मुक्त होने से खीज खाता तालिबान, उनके स्वतंत्र विचारों से डरता तालिबान। अपनी जिंदगी को हसीन बनाने का अरमान लिए अफगानिस्तान आई सुष्मिता जल्द ही हकीकत से रूबरू हो जाती है। खुद को दकियानूसी ख्यालात की बंदिश में पाती है, लेकिन वो अपनी किस्मत को दोष देकर सारी जिंदगी दूसरों के बनाए पर्दे में रहना मंजूर नहीं करती। खुलकर अपनी बात कहती है, जिसका खामियाजा भी भुगतती है। हालात बदलने की पुरजोर कोशिशें करती हैं, लेकिन जब कुछ नहीं बदलता तो खुद ऐसी दुनिया को पीछे छोड़ वहां से भागने में जुट जाती है। सुष्मिता ने अफगानिस्तान में हुए अपने ऐसे ही अनुभवों को समेटकर तालिबान पर चोट की, ताकि तालिबान के राज में महिलाओं के उत्पीड़न पर मौन बैठी दुनिया को सच दिखाई दे सके। अपने अनुभव और अफगानिस्तान से भागने के सफर को काबुली बालाज बंगाली बहू का नाम दिया।
उनकी लिखी ये किताब ही एस्केप फ्रॉम तालिबान की नींव बनी। तालिबान किस हद तक क्रूर और सनकी हो सकता था, इसका एग्जाम्पल फिल्म के एक शुरुआती सीन में मिलता है। गांव के एक घर में चिमनी से धुआं उठ रहा है, तभी वहां कुछ बंदूकधारी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर पुरुषों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। महिलाएं अपना मुंह ढक लेती हैं। ये बंदूकधारी उस घर की ओर बढ़ते हैं, रसोई में पहुंचते ही उसे बुझा देते हैं। आंच के सामने बैठी सुष्मिता को धमकाते हैं कि जानती नहीं कि रमजान का महीना चल रहा है, इन दिनों रोजा रखना होता है, जानती नहीं। उससे अल्लाह का नाम लेने को कहते हैं। बिना पलक झपकाए सुष्मिता कहती है कि वो मुस्लिम नहीं। आवाज में नफरत भरकर वो बंदूकधारी आतंकी उससे अल्लाह का नाम लेने को कहते हैं, उनका हुक्म मानने का आदेश देते हैं। सुष्मिता नहीं मानती। किसी औरत से ऐसे जवाब की उम्मीद सीधा उसके अहंकार पर चोट करती है। सुष्मिता पर बरस पड़ता है, थप्पड़ मारता है, बालों से खींचता हुआ बाहर ले जाता है ताकि उसका तमाशा बनाया जा सके, एग्जाम्पल सेट कर सके कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उसका यही हश्र होगा। करीब 2 घंटे लंबी इस फिल्म ने तालिबान की हर मुमकिन बर्बरता को कैप्चर करने का काम किया है। इंसानियत के साथ किए उसके खिलवाड़ को कैप्चर किया है। ओरिजिनली इंग्लिश में बनी एस्केप फ्रॉम तालिबान को आगे चलकर हिंदी में भी डब किया गया, जिसे आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। पहले सुष्मिता बैनर्जी के लिए लिखा गया कि वो भारतीय लेखिका थी। तालिबान की कैद से भागने के बावजूद उनके नाम के आगे थी लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह भी तालिबान ही है। 2013 में सुष्मिता फिर अफगानिस्तान लौटी थी। तब तक हर ओर एस्केप फ्रॉम तालिबान और उसकी मैसेजिंग से लोग अवगत हो चुके थे। खुद तालिबान को भी खबर लग चुकी थी। अफगान पुलिस के मुताबिक 4 सितंबर 2013 की रात कुछ तालिबानी आतंकी उनके घर में घुस गए। उनके पति को बंधक बनाकर सुष्मिता को अपने साथ ले गए। अगली सुबह पुलिस को सुष्मिता की लाश मिली। उन्हें 15 से 20 गोलियां मारी गई थी। ऐसी ही दूसरी फिल्म है 2008 में आई खुदा के लिए। 1965 की जंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी फिल्में एक दूसरे के देश में रिलीज करने पर रोक लगा दी थी। उसके बाद अगले 43 सालों तक इंडिया में कोई भी पाकिस्तानी फिल्म रिलीज नहीं हुई। इस खासे लंबे गैप की कमी पूरी करने के लिए एक मजबूत फिल्म की जरूरत थी, जो खुदा के लिए ने पूरी की। फिल्म ने एस्केप फ्रॉम तालिबान से अलग रुख अपनाया। सतही तौर पर सच्चाई दिखाकर अपना फर्ज पूरा करने की जगह गहराई में उतरी। एक ही धर्म को मानने वाले दो लोगों की विचारधारा में कितना फर्क हो सकता है ये समझाया। एक इस्लाम के नाम पर प्यार और शांति में यकीन करता है, तो दूसरा इस्लाम को अपनी परिभाषा देने में लगा हुआ है। बंदूक के दम पर खौफ दिखाकर अपने धर्म की जय करने में लगा हुआ है। सैयद फिरदौस अशरफ ने रेडिफ के लिए खुदा के लिए जो रिव्यू किया था, उसकी शुरुआत मोमिन के एक शेर से की। उम्र तो सारी कटी इश्क के बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। मोमिन के इस शेर के जरिए पूरी फिल्म को बांधकर देखा जा सकता है। एक सच्चा मुसलमान होने की क्या परिभाषा है? क्या उसकी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए या उसे संगीत से परहेज होना चाहिए? फिल्म अपनी ऑडियंस से ऐसे ही सवाल करती है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल पूछती है कि क्या मुसलमान महिलाओं को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी है? इस्लाम को लेकर लोगों में बने दो पक्षों को फिल्म ने अपने किरदारों में उतारा है। दो भाई, सरमद और मंसूर, संगीत से वास्ता रखते हैं। मंसूर लिबरल है, खुले विचारों का है, अमेरिका चला जाता है। वहीं सरमद इस्लाम के कट्टरपंथी रूप की ओर मुड़ जाता है, म्यूजिक को हराम मानकर उसका त्याग कर देता है। सरमद की शादी हो जाती है मरियम से। आगे चलकर धर्म के नाम पर मरियम के साथ जो बर्ताव होता है, उसे देखकर रूह कांप जाती है, घिन आती है। फिल्म का इम्पैक्ट क्या रहा, उसे आप रिलीज के बाद आई 2 तरह की न्यूज हेडलाइन से समझ सकते हैं। पहले मैंने कहा था कि फिल्म को देखने वो पाकिस्तानी लोग आए जिन्होंने इससे पहले अपनी आखिरी फिल्म 20-30 साल पहले देखी थी। इतना पसंद किया गया फिल्म को। दूसरी थी कि रिलीज के बाद कट्टरपंथी संगठनों ने फिल्म के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। अगर असली इस्लाम की असली सीख और उसके मायने समझना चाहते हैं तो फिल्म को YouTube पर देख सकते हैं। ये स्टोरी आपके लिए लिखी है हमारे साथी यमन ने। मेरा नाम सोनाली है। देखते रहें दी लंदन टॉक। शुक्रिया।